नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान में जमहूरियत फिलहाल करा रहा है और उसको बचाने के लिए और मरहम लगाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के तहत अब अंतिम आस बची है सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जिस तरीके से इमरान खान ने करतूत की है, उनकी पूरी कारस्तानी पर वो नज़र दौड़ा रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं उनके निर्देश पर संसद में लिए गए फैसले और उसके बाद राजनीतिक पैंतरेबाजी के तहत संविधान की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई। इमरान खान हालांकि अभी प्रधानमंत्री हैं तकनीकी तौर पर, लेकिन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए भी किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते, सिवाय ये कि प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित घर में वो रह सकते हैं और अपने ऑफिस के कुछ कर्मचारियों को वो निर्देश दे सकते हैं, लेकिन बड़े फैसले नहीं ले सकते क्योंकि मंत्रिमंडल के उनके सारे सहयोगियों के अधिकार छीन लिए गए। बावजूद इसके इमरान खान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और आने वाले 15 दिन के बाद वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो 90 दिनों तक पाकिस्तान के जमहूरियत की रक्षा करेगा, वहाँ के दैनिक कार्यकलाप शासन प्रशासन की देखभाल करेगा, लेकिन वो भी कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकेगा। ये सब कुछ व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के तहत दिया गया है। जिस सुप्रीम कोर्ट पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बड़बोले मंत्री राशिद शेख ने बड़े अंदाज में और नाटकीय अंदाज में उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास दर्शाने की कोशिश की कि वास्तव में संसद में डिप्टी स्पीकर, आप नेशनल असेंबली कह सकते हैं, हम बार बार उसको संसद कह रहे हैं, उस डिप्टी स्पीकर के मात्र कुछ मिनट में लिए गए फैसले ने कैसे जमहूरियत की इज्जत को तार तार कर दिया और किस तरीके से जमहूरियत को बचाने के नाम पर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर लगभग 10 दिनों से अधिक समय तक आवाम का हीरो बनने की कोशिश में लगे इमरान खान सब कुछ धो करके रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना पड़ रहा है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला पूरी तरह से गलत था और त्वरित निर्णय के तहत उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री की राजनीतिक सोच को पैंतरेबाजी के तहत नेशनल असेंबली में आगे बढ़ाया और अविश्वास प्रस्ताव पर न तो वोटिंग होने दी, न किसी को कुछ बोलने दिया, जो शायद डिप्टी स्पीकर को नहीं करना चाहिए था, पूरी तरह से असंवैधानिक था। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि इमरान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हालांकि इमरान जानते थे कि न तो उनके पास विश्वास मत पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए संख्या बल है, क्योंकि 142 सांसदों से अधिक की संख्या उनके पास नहीं हो पा रही थी। जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होने के दिन से ही वो दावा कर रहे थे, उनको पता था कि 192 से लेकर के 199 सदस्य संयुक्त विपक्ष के साथ हैं। ऐसे में उन्होंने नवाज शरीफ पर आरोप लगाए, शहबाज शरीफ पर आरोप लगाए, बिलावल भुट्टो पर आरोप लगाए और आसिफ जरदारी को तो उन्होंने एकदम 10% आप कह सकते हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और तमाम वो सारी निरयोग्यताएं उन पर लगा दी। हालांकि आसिफ जरदारी पर इस तरह के आरोप रहे भी हैं। हम आपको बता दें कि इमरान खान ने सबको 30 साल से देश को लूटने का आरोपी करार दिया। यही नहीं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से उन सबको गद्दार भी कहलवा दिया जो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में थे। एक बड़ा सवाल है कि आप बिना किसी एविडेंस के अगर कानून के
भाषा में बात की जाए, संवैधानिक प्रावधानों की भाषा में की जाए, तो बिना किसी एविडेंस के आप विपक्षी सांसदों को देश का गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये भी उन्होंने संसद में कहलवाया, डिप्टी स्पीकर से कहलवाया। ठीक है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब कहासुनी होती है, तनातनी होती है, तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती रही है। आप हर देश में, प्रजातांत्रिक देश में इस तरह के स्थितियों के बारे में सुनते रहे होंगे, यहां तक कि भारत के बारे में भी, लेकिन उसको संसदीय नोटिंग से या उस मिनट्स से असंसदीय भाषा या मर्यादा को निकाल दिया जाता है। लेकिन असंसदीय तरीके से सांसदों को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और उन्हें गद्दार बता करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को कौन कहे, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इधर डिप्टी स्पीकर ये कर रहे थे और उधर राष्ट्रपति के पास बैठकर इमरान खान जनादेश के लिए नया चुनाव कराने की बात कर रहे थे और संसद को डिसॉल्व कर देने की बात कही। इससे भी राष्ट्रपति सहमत हुए और राष्ट्रपति ने इमरान खान के एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिवेदनों को स्वीकार किया और उसे भी उन्होंने आगे बढ़ाया और 90 दिन के भीतर पाकिस्तान में चुनाव कराने की बात कही। और इसके साथ ही साथ ये तय हो गया कि इमरान ने पैंतरेबाजी से भले ही संसद के बाहर जाकर अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए, आवाम को उकसाने के लिए, आवाम को प्रोत्साहित करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हों, लेकिन ये सारा तरीका जल्दबाजी में, तेजी से दौड़ने के चक्कर में पाकिस्तान के जमहूरियत और वहां के संविधान के हिसाब से हर एक प्रावधानों का उन्होंने कानून की आड़ में खिलवाड़ किया, उसका मखौल उड़ाया और उड़वाया। अगर विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रहा है तो इमरान के पास सिवाय अपने बातों के मंडन करने या उसको सही ठहराने के अतिरिक्त अब कोई चारा नहीं है, जिसे शायद पाकिस्तान की जमहूरी जनता पूरी तरीके से समझ रही होगी, अगर वो जनता जमहूरियत के मायने समझती है। हालांकि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में एक परिपक्व एस्टैब्लिश्ड जमहूरियत है ही नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के पहले पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में कई लाख लोगों के बीच में एक जलसे के माध्यम से अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि शायद प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान एक बड़े त्याग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उस त्याग की बदौलत पाकिस्तान में न सिर्फ जमहूरियत कायम होगा, बल्कि वहां जो आरोप लगता है कि पाकिस्तान की कोई सरकार सेना या आईएसआई के इशारे पर चलती है, वो दाग शायद धुल जाएगा। क्योंकि इमरान ने एक ही साथ अमेरिका के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रकारांतर से अर्थात इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने जो भी बयान दिया, जो भी राष्ट्र के संबोधन में नौजवानों को, देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, उससे ऐसा लगा कि शायद वो बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इमरान खान एक चालाक और घात किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, ये भी वो कह तो रहे थे, लेकिन जनता को भरोसा नहीं था। लेकिन अंततोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव के दिन उन्होंने जो पैंतरेबाजी की और उसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से वहां पर जमहूरियत के तहत और जमहूरियत और संविधान के प्रावधानों के तहत जिस तरह से संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाया, उन सब को देखते हुए अब दोनों पलड़ा पूरी तरह से बराबर की स्थिति में आ गया है। जनता ये देखेगी कि विपक्ष की पैंतरेबाजी में कितना दम था और इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के उन सारे राजनीतिक पैंतरेबाजी में कितना दमखम था, कितना आवाम के लिए और कितना अपने हितों और अपने पार्टी और अपने पदों को बचाने के लिए निर्णय लिए गए। इन सारे बातों को देखते हुए अब पलड़ा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में है और सुप्रीम कोर्ट मंगलवार के दिन उस सारी बातों पर सुनवाई करेगी जिन बातों पर
इमरान खान और उनके पार्टी के लोग, यहां तक कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कानून सम्मत सारे निर्णय लिए हैं, उस पर पूरी तरह से रिव्यू करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जो अभी तक वर्जन्स दिए हैं उसके मुताबिक इमरान खान के निर्देशन में हर एक संवैधानिक संस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति जमहूरियत के नाम पर बहुत कुछ पाकिस्तान के संविधान के प्रावधानों का मखौल उड़ाया है। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान की मुश्किलें बढ़ेंगी। इतना तो तय है कि इमरान 15 दिन तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 15 दिन के बाद वहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है और राष्ट्रपति को अब इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में भी इमरान खान की पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक खबर के मुताबिक शेख राशिद ने यह बयान दिया है कि 2 लोगों का नाम इमरान खान की तरफ से भेज दिया गया है, तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से भेज दिया गया है। उन 2 में से किसी एक को चुना जा सकता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर। और उधर विपक्ष से भी 2 नाम राष्ट्रपति ने मांगे हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के चुनाव के संदर्भ में, और इन चारों में से किसी एक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इतना तो तय है कि संभावना इस बात की है कि इमरान का कोई व्यक्ति ही और उनका यस मैन ही 2 नामों के तौर पर भेजा गया होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति इमरान के पसंद के व्यक्ति को ही वहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करें। हालांकि 90 दिन तक जो भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री होगा वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की ही भूमिका में रहेगा, कोई बड़े फैसले नहीं कर सकता, नीतिगत फैसले नहीं ले सकता। हालांकि हम आपको बताते चलें कि अभी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान हैं, लेकिन उनके पावर को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। इसलिए इन परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान बहरहाल पाकिस्तान के पावरलेस प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक पावरलेस प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वितंडावाद और प्रोपेगेंडा के तहत अपने आवाम को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। भरोसा उसे इतना है कि 3.5 साल के कार्यकाल में उसने पाकिस्तान के जनता और पाकिस्तान के आवाम के चाहत को पूरी करने के लिए बहुत कुछ जो निर्णय लिए हैं, हो सकते हैं वो फैसले कड़े रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या जनता इससे इत्तेफाक रखेगी, ये जानना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान के ही समय में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के साथ साथ बढ़ती महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया और जनता की भी राय आई कि हो ना हो इमरान के फैसले बहुत अच्छे हों देश के लिए, लेकिन महंगाई ने जनता की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इस महंगाई के पीछे का कारण चीन को बहुत ज्यादा सहूलियत देने की इमरान की रणनीति और पाकिस्तान को चीन के कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति। शायद इस पर न तो इमरान चर्चा कर रहे हैं और न विपक्ष चर्चा कर पा रहा है। और आने वाले समय में जब आवाम के सामने ये सभी पार्टियों के लोग जाएंगे और जब जनता ये पूछेगी कि ये ठीक है कि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला है, लेकिन चीन के प्रति जो हमदर्दी आज पाकिस्तान जता रहा है, 80 के दशक में यही पाकिस्तान और इसके हुक्मरान कभी अमेरिका को इतना दोस्त मानते थे। फिर अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान कितना आगे गया। आज जिस चीन को हम इतना पाकिस्तान के जनता के संदर्भ में हम ये बातें कह रहे हैं, ये सवाल उठाएगी वहां की जनता कि चीन की परस्ती पाकिस्तान की संप्रभुता और उसके स्वाभिमान के लिए कितना उत्तरदायी और कितना फलदायी हुआ। शायद इसका जवाब न तो इमरान खान के पास होगा न तो विपक्ष के पास होगा, क्योंकि भारत विरोध की आड़ में चीन को जिस तरीके से सीपैक के निर्माण के संदर्भ में पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की सेना ने सहयोग दिया है, उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। और वहां की जनता वर्तमान समय में उसका खामियाजा सीमांत इलाकों में भुगत भी रही है। लेकिन कश्मीर का बेसुरा राग अलापने के चक्कर में और पीओके के एक बड़े भाग को चीन को सौंपकर अपने प्रभुसत्ता के साथ इमरान खान भी खिलवाड़ करने में पीछे नहीं रहे हैं।
ये आने वाले समय में देश की जनता पूछेगी, और ये पूछेगी कि अगर एक साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यदि इतने बड़े रैम्बो थे तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ साथ चीन के खिलाफ भी एक मोर्चा खोलता, और पाकिस्तान जिस 22 करोड़ जनता पर इमरान इतना भरोसा करते हैं, इतना दम और दमखम भरते हैं, उस जनता की ताकत पर, उसकी मेहनत पर वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते। सच तो यह है कि न तो विपक्ष का कोई नेता न इमरान खान ये बता सकने की स्थिति में है कि पाकिस्तान की स्थिति को उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर कितना मजबूत किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वो आतंक को निर्यात करने वाले देश के नागरिक के रूप में जाता है, जहां उसकी हंसी होती है। और यहां तक अमेरिका में तो जब किसी भी हवाई अड्डे पर कोई भी पाकिस्तान से जहाज पहुंचता है, प्लेन्स पहुंचते हैं, उसके बाद जब अमेरिका में एंट्री होती है तो वहां के नागरिकों की चेकिंग कुछ अलग अंदाज में किया जाता है, क्योंकि भरोसा यह होता है, आशंका यह होती है कि कहीं कोई आतंकी तो एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इंपोर्ट तो नहीं किया जा रहा है। एक पाकिस्तान आतंकियों का एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है। इस बात का खुलासा करने वाले इमरान खान, जिन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस देश में दहशतगर्दी रहे, उस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों को आग के हवाले करने वाले, मौत के हवाले करने वाले इमरान खान शायद ये नहीं बता पाए कि जिस कश्मीर राग को छेड़ करके उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ दुश्मनी करने के लिए आगे बढ़ाया, उसके लिए उन्हें कितना खर्चना पड़ रहा है, कितना खर्च करना पड़ रहा है। शायद इस बात की चर्चा अगर इमरान खुल करके करते तो भारत के साथ संदर्भों और संबंधों पर भी एक नई बात होती, एक बड़ी बात होती। और अगर इतनी हिम्मत इमरान खान दिखा देते तो शायद आज वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामिक राष्ट्रों के भी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते, और हो सकता है कि दुश्मन होने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान की इज्जत भारत में भी बढ़ती। लेकिन राजनीतिक पैंतरेबाजी के तहत एक मौलाना का भी स्वरूप रखते हुए, क्योंकि वो बार बार अल्लाह को जरूर याद करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को भी साधना है, ये जानते हुए कि मौलाना फजलुर रहमान कट्टरपंथियों और मौलानाओं के एक बड़े नेता हैं और वो इमरान के घोर विरोधी हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान के बराबर की ताकत और वक़्त बनाने के लिए वो एक साथ परंपरा और आधुनिकता का समावेश करने के लिए अपने आप को ऑक्सफोर्ड का भी पढ़ा हुआ बताने के साथ साथ अल्लाह और इस्लाम को समझने की वो तरकीब भी बताते हैं, उसकी ताकत को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ इमरान खान आधुनिक भी बनने की कोशिश करते रहे और परंपरा के साथ इस्लामिक देश का रहनुमा भी बताने की कोशिश करते रहे। आने वाले चुनाव में इमरान खान ने जिस तरीके के पैंतरेबाजी का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के वर्जन्स आए हैं, ये यकीन मानिए कि इमरान खान की स्थिति अब हर उस एक राजनीतिक की तरह हो चुकी है जो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर बड़े पदों पर तो जाकर के बैठा, लेकिन उसने आवाम के साथ धोखा किया, छलावा किया, मजाक किया। सुप्रीम कोर्ट के पूरे वर्जन के आने के बाद इमरान की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। हालांकि अब उनका अंतिम भरोसा जनता के बीच जाना है और 90 दिन के भीतर पाकिस्तान में जो चुनाव कराए जाने हैं उसमें जीत करके फिर से प्रधानमंत्री का वो सपना सजोए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से संयुक्त विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद है, हो सकता है कि इमरान का ये सपना ही रह जाए, क्योंकि एक साथ उन्होंने अमेरिका को नाराज किया है, पाकिस्तान के सेना के बड़े अधिकारियों को नाराज किया है और आईएसआई को नाराज तो किया ही है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल करके आईएसआई और पाकिस्तान के सेना के रणनीतिकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या होगा इमरान का हाल और क्या होगी पाकिस्तान की जमहूरियत की स्थिति, एवी स्टार न्यूज उसकी परख करेगा और उसकी जानकारी देगा। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एवी स्टार न्यूज पर
खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।